हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करीमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैरी बहुत उदास थी और उसका मन ग्लानि और संताप से भरा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। गलती से उससे एक ऐसा काम हो गया था जो वो नहीं करना चाहती थी। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर कुछ दबे हुए रहस्य और राज ऐसे थे जो जब खुले तो उन्होंने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। अब वहाँ एलिना की लाश पड़ी थी। आंट उसके पास बैठकर जोर जोर से रोए जा रही थी। मैरी की आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और साथ ही साथ एडवर्ड भी वहीं था। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने होता जा रहा था, उस पर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ देखना पड़ सकता है, पर यह सच था। जो कुछ भी यहाँ हो रहा था, वो सब कुछ सच था। रात बहुत ढल चुकी थी और कुछ ही दिन बाद उजाला होने लगता। एडवर्ड ने ही उन दोनों को संभाला, उनसे बात की और उनसे कहा, आंट, जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और ये सब कुछ हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। हम सिर्फ उस वेयरवुल्फ से सबको बचाना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो कौन है। उसके बाद क्या करते तुम लोग? छोड़ देते उसे? फिर भी तो तुम उसे मारने ही वाले थे, है ना? अगर तुम्हें पता चल जाता कि एलिना ही वो वेयरवुल्फ है, तो क्या तुम उसे जिंदा छोड़ देते? हमें नहीं पता था, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो हम में से कौन है। मेरी बेटी भी चली गई, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? देखिए, जो कुछ हो गया वो हो गया, पर अभी होश में आइए और चीज़ों को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। उजाला होने वाला है, कुछ देर बाद ही गांव में उजाला फैल जाएगा, रोशनी हो जाएगी और चहल पहल शुरू हो जाएगी। उससे पहले ही हमें उसे दफनाना होगा। काफ़ी देर तक उसी तरह रोने के बाद आखिरकार आंट उसे दफनाने के लिए राज़ी हो गई। उन्होंने मिलकर एलिना को एक पुरानी चादर में लपेटा ताकि उसे कोई देख ना पाए, और इसके बाद वो उस गांव के सबसे पुराने कब्रिस्तान तक पहुंचे, जहां पर अब लोगों ने अपने मुर्दों को गाड़ना लगभग बंद ही कर दिया था, क्योंकि ये कब्रिस्तान अब बहुत पुराना और जर्जर हो गया था। लोग इस तरफ आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये गांव से काफ़ी दूर था और इसलिए उनका राज राज ही रहता। कुछ देर बाद एडवर्ड ने वहाँ खुदाई करना शुरू कर दिया। जो काम ढंग से होना चाहिए था वो भी वैसा नहीं हो पाया। किसी तरह खुदाई करने के बाद उन्होंने मिलकर एलिना को वहीं दफना दिया। उसकी माँ अभी भी वहीं बैठी बहुत जोरों से रोए जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि वो कई दिनों से अपनी बेटी को बचाती आ रही थी, पर फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही हुआ जो होना था। वो तीनों वहाँ रुके हुए थे, वो ये काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें कोई देख रहा हो। कहीं से कुछ पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी और वो फौरन पीछे मुड़कर देखने लग गए, पर वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। और इसके बाद वो तीनों
वहाँ से खामोशी से वापस आ गए, इससे पहले कि उजाला होता और कोई उन्हें देख पाता। घर वापस आने के बाद वो तीनों ही अलग हो गए और अपने अपने कमरों में जाकर बैठ गए। एडवर्ड बहुत उदास था और वो समझ रहा था कि इस वक्त आंट पर क्या बीत रही होगी और मैरी पर भी। वो कोई गुनहगार या कातिल नहीं है, वो सबको सिर्फ बचाना चाहती थी। वो खुद भी अपनी जान गंवा सकती थी, पर किस्मत से वो बच गई। पर एलिना के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई भी नहीं चाहता था कि हो। खैर, जैसे तैसे करके दिन गुजरा। एडवर्ड तैयार होकर वापस क्लिनिक पर गया। वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात डॉक्टर से हुई। डॉक्टर उस दिन बड़े खोए खोए से नजर आ रहे थे। वो न किसी से बात कर रहे थे और ना ही उनका काम में मन लग रहा था। उस रोज उन्होंने डिस्पेंसरी काफ़ी जल्द ही बंद कर दी और वापस अपने घर की तरफ चले गए। एडवर्ड भी वापस ही जा रहा था। उसका भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास और बहुत भारीपन महसूस कर रहा था अपने अंदर, और इसीलिए वो धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने कब्रिस्तान पर गया। वहां जाने के बाद वो एलिना की कब्र पर कुछ देर बैठा और उसके बाद वो वापस घर आ गया। पर घर वापस आते हुए रास्ते में उसे एक रुमाल मिला, उसी कब्रिस्तान के कुछ ही आगे जाकर। ये इलाका आमतौर पर हमेशा सुनसान ही रहता था और इसलिए यहाँ ये रुमाल मिलना थोड़ा अजीब था। पर ये रुमाल कोई आम सस्ता सा रुमाल नहीं था। ये एक तरह का ख़ास रुमाल था जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी और साथ ही साथ कुछ लिखा हुआ था। किसी के नाम के इनिशियल्स थे और उन इनिशियल्स को पढ़ने के बाद एडवर्ड को ये साफ हो गया था कि वो रुमाल किसका हो सकता है, और इसलिए उसने वो रुमाल उठाया और उस रुमाल के मालिक के पास जाने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद वो उस घर तक पहुंच गया जहां से उसे इस रुमाल के मालिक के मिलने की उम्मीद थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद अंदर से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर का था। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग एडवर्ड, तुम यहाँ? डॉक्टर का चेहरा आमतौर पर जिस तरह खिला रहता था, उनके चेहरे पर जो चमक रहती थी, आज वो चेहरा कुछ अजीब नज़र आ रहा था एडवर्ड को। उनके चेहरे पर एक अजीब परेशानी की झलक थी। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो नशे में हैं। तुम अंदर आओगे एडवर्ड? हाँ, क्यों नहीं, अंदर बैठो। जी हाँ, कोई ख़ास काम था तुम्हें? ये रुमाल आपका ही है ना? हाँ, तो ये खो गया था। कहाँ से मिला तुम्हें? गांव के उस पुराने कब्रिस्तान के पास। बुरा न माने तो पूछ सकता हूँ आप वहाँ क्यों गए थे? ज़रूर पूछो। शायद मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताता, पर अब जब तुमने मुझे पूछ लिया है तो बताना ज़रूरी है। सुनो एडवर्ड, बहुत कुछ है मेरे बारे में जो कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं इस गांव में, तुम भी नहीं। तो चलो तुम्हें आज अपने बारे में कुछ बताता हूँ। एडवर्ड डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनने लगा। वो नशे में थे, ये साफ हो गया था। उनकी सांसों से शराब की जोरदार बदबू आ रही थी। जानते हो, जब ये गांव बसना शुरू हुआ था उसी वक्त मैं अपने पिता के साथ यहाँ आया था। मेरे पिता एक डॉक्टर थे
और उन्होंने यहाँ एक छोटा सा घर बनवाया था, जितना बड़ा ये आज है उसका तकरीबन आधा। और फिर क्योंकि यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए डैड मुझे वापस शहर छोड़ा है माँ के पास, और मैंने वहीं रहकर मेरी पढ़ाई की। और 22 साल की उम्र में मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर बन गया। फिर मैंने आर्मी ज्वाइन की, वहाँ आर्मी के डॉक्टर की तरह काम किया। वो लोग जहाँ जहाँ जाते उनके साथ मैं भी जाता और उनका इलाज करता। और फिर एक दिन वो मनहूस शाम आई जिसने सब बदल कर रख दिया। एडवर्ड, कैसी मनहूस शाम, क्या बात कर रहे हैं आप? हम सभी किसी जंगली इलाके में घुसपैठियों को मारने गए थे, और इनके साथ एक डॉक्टर का होना ज़रूरी था, तो वो मुझे भी लेकर गए थे। हाँ, वहाँ हमें दुश्मन तो नहीं मिले, पर हाँ कुछ ऐसा मिला जो बहुत अजीब था। 2-4 ही लोग ऐसे थे जो वहाँ चुप कर बैठे थे, और उन्हें मारने के बाद हमने फैसला किया कि हम अगली सुबह वहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था और रात के वक्त वहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल था। हम सभी ने अपना डेरा वहीं डाला, और उसके बाद रात के वक्त एक अजीब सा शैतान वहाँ से गुजरा। शैतान? हाँ, एक अजीब शैतान। सब वेयरवुल्फ कहते हैं उसे। तब ये नाम नहीं जानता था मैं, हम में से कोई भी नहीं जानता था। फिर जानते हो क्या हुआ? उसने मेरे सभी 21 साथियों को मार डाला, बहुत आसानी से, जैसे वो उसके लिए खेल की चीज़ हो। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा, उसने मुझ पर हमला किया, और फिर जानते हो क्या हुआ? मेरे सभी 21 साथियों में से मैं अकेला मनहूस जिंदा बच गया। ये सब कुछ देखने के लिए, झेलने के लिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम बहुत बेवकूफ हो एडवर्ड, तुम अब तक नहीं समझे? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? वो दूसरा वेयरवुल्फ जिसे सब गांव वाले ढूंढ रहे हैं, वो मैं ही हूँ। क्या? अजीब लग रहा है ना तुम्हें? मैंने कितने सालों तक ये राज खुद में दबा कर रखा, पर मैं इसे और जब्त नहीं कर सकता। जानता हूँ तुम क्या करोगे, जानता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, और मैं इतना भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा कत्ल कर सको। पहले दिन तुम्हें जब हॉस्पिटल में देखा था, मैं तभी समझ गया था तुम बहुत सीधे हो एडवर्ड। पर आप उस कब्रिस्तान के पास क्या कर रहे थे? वो जिंदा थी अब तक, है ना? कौन? तुम भी एडवर्ड। इस गांव के लोगों के साथ रहकर तुम भी धीरे धीरे चालाक होते जा रहे हो। क्या कहना चाहते हैं? एलिना, वो जिंदा थी, है ना? मुझे बता सकते हो? अब तो वो वैसे भी मर चुकी है। हाँ, वो जिंदा थी, उसे आंट ने छुपा कर रखा था, जानता हूँ, पर वो बहुत मजबूत थी, बहुत हिम्मती थी। उस रात जब मैंने उससे लड़ाई की तो मैं समझ गया था
वो बहुत मजबूत है। पर जानते हो क्या एडवर्ड, मैं अब इस खेल में बहुत पक्का हो चुका हूँ और मुझे हराना इतना आसान नहीं है। हर कोई मुझे नहीं हरा सकता। और फिर अलीना तो एक लड़की थी, पर आपको उसकी फिक्र क्यों है? आपने उसके बारे में पूछा क्यों? अब जब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, हर एक चीज़ बहुत शुरू से। तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था ना कि मेरे घर में किसी औरत की तस्वीर क्यों नहीं है, मेरी माँ की तस्वीर क्यों नहीं है यहाँ पर। हाँ, पूछा था। तो सुनो, मेरे घर में मेरी माँ की तस्वीर क्यों नहीं है? जब ये गांव बसा था उस वक्त यहाँ रहने वाले कुछ एक पहले परिवारों में से मेरा भी परिवार था। मेरे डैड मुझे यहाँ लेकर आए थे। उस वक्त मेरी उम्र कम से कम 11 या 12 साल की रही थी। मेरे पिता यहाँ जब बसे तब उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया था। उसके बाद वो मुझे वापस शहर छोड़ा है। मुझे यहाँ का रहन सहन रास नहीं आ रहा था और उसके बाद कुछ सालों बाद खुद वो वापस आ गए वहाँ शहर। और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की। वहाँ एक डॉक्टर की तरह काम किया। और जब मैं आर्मी के किसी काम का नहीं रहा तो मैं वापस इस गांव में आ गया। फिर यहाँ पर एक ज़मींदार की तरह काम किया, अपनी ज़मीन बढ़ाई, अपनी औकात बढ़ाई, इस घर को और बड़ा बनाया। जैसा ये आज दिख रहा है वो सब मैंने किया। और उसके बाद मैं फिर कुछ सालों के लिए कहीं और चला गया। इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने सालों तक इस शैतान को खुद के अंदर दबा कर रखा, बहुत सालों तक। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते एडवर्ड, कितना मुश्किल होता है ये, एक पल में कुछ से कुछ में बदल जाना। तो क्या आपको इसका कोई इलाज मिला? अगर इलाज मिला होता तो मैं यहाँ नहीं होता तुम्हारे सामने इस तरह। एक मिनट, वो लड़का जो गुजर गया, जिसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव हो रहे थे, क्या वो आपकी वजह से? हाँ, ठीक समझे। जानते हो, सालों तक इस शैतान को खुद में दबाने के बाद मैंने महसूस किया एक अजीब सी ज़रूरत, एक बेचैनी खुद को आज़ाद करने की। सालों तक जब मैं इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया, मैं एक बार फिर वापस आया इस गांव में। और तब मेरी मुलाकात तुम्हारी आंट से हुई थी, एनाबेल से। वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया और फिर हमने शादी की। एलिना बहुत छोटी थी जब पहली बार वो शैतान मुझ पर हावी हुआ। मैं उसे रोक नहीं पाया उस रात। और फिर मैंने जंगल में जाकर ना जाने क्या क्या तबाही मचाई। और अगली सुबह जब मैं जागा, मैं झील के किनारे खून से सना हुआ पड़ा था। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि रात भर मैंने क्या किया। और उसके बाद जानते हो, मुझे एहसास हुआ कि घर और परिवार ये मेरे लिए नहीं बने हैं। और उसके बाद मैंने अपना परिवार छोड़ दिया एडवर्ड। वेयरवुल्फ बनने के बाद आप अमर नहीं होते हैं, पर आपकी उम्र बहुत धीरे बढ़ती है। जितने वक्त में तुम अपनी 50 साल की ज़िंदगी जी लोगे, उतने वक्त में मेरी उम्र सिर्फ 10 साल के बराबर ही बढ़ेगी। और इसलिए तुम्हारी आंट एनाबेल, उसकी उम्र और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। एलिना मेरी बेटी थी। और जानते हो, इतने दिनों से मैं इस बोझ तले जी रहा था कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले ली। उसे एक बार जता भी नहीं पाया कि
मैं ही उसका पिता हूँ। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। पर जानते हो, इससे ज़्यादा धक्का मुझे तब पहुँचा जब मुझे पता चला कि वो इतने दिनों जिंदा थी और वो किस्मत ने मुझे तब भी मौका नहीं दिया उससे मिलने का या बात करने का। जानते हो, अब मुझे शैतान से डर नहीं लगता, खुशी मिलती है उसे आज़ाद छोड़ने में। तो और कितनी जाने लेंगे आप? फिलहाल तो सबसे पहले तुम्हारी। क्या? तुम्हें मेरे सब राज पता है एडवर्ड। तुम मेरा जीना मुश्किल कर दोगे। इतने सालों से मैंने खुद को यहाँ छुपा कर रखा है। ये सारी तस्वीरें मेरी ही हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो सबसे पहली तस्वीर जिसके बारे में सब सोचते हैं कि वो मेरे परदादा की थी। असल में वो मेरे डैड की तस्वीर थी। और मेरे इतने सालों की मेहनत तुम कुछ ही पल में बर्बाद नहीं कर सकते। उनकी ऐसी बातें सुनकर एडवर्ड ने भागने की कोशिश की, पर तभी एक बंदूक की गोली ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर वो रुक ना गया होता तो शायद वो गोली उसके पार हो जाती। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो एडवर्ड? आप नशे में हैं। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं? नशे में हूँ। हाँ, मानता हूँ मैं नशे में हूँ। होश नहीं है मुझे, पर हाँ, तुम्हारी जान ले सकूं इतने होश में हूँ अभी। इन्हीं बातों के बीच एडवर्ड ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके हाथ से वो गन छीन ली, पर फिर भी इस बात से वो ज़रा भी विचलित नहीं हुए। डॉक्टर डिएब्लो अभी भी वहाँ मजबूती के साथ खड़े हुए थे, पर अब उनकी आंखों में सुर्खी के साथ एक गुस्सा और एक शैतानियत नज़र आ रही थी, जिसे देखकर एडवर्ड मन ही मन घबरा रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे इस गन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। जानते हो ना मैं क्या हूँ और कौन हूँ? अनगिनत लाशें गिराई हैं मैंने, और तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा यहाँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। बिना चांदनी रात के आप शैतान में नहीं बदल सकते हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है बच्चे। मैं मोहताज नहीं हूँ चांदनी रातों का। शैतान बनना और शैतान से इंसान में बदलना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। अब तुम खुद को कैसे बचाते हो, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तैयार हो जाओ। और इसी के साथ डॉक्टर डिएब्लो एक शैतान में बदलने लगा। एडवर्ड ये सब देखकर बहुत घबरा गया और घबराहट में वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से वो बंदूक सामने की ओर तानी। वो जानता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर उसे इस वक्त और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। डॉक्टर डिएब्लो बिजली की तेज़ी से एडवर्ड की तरफ भागे और उन्होंने उसकी तरफ छलांग लगाई, पर एडवर्ड ने किसी तरह उस जगह से भागकर खुद को बचा लिया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से 1-2 गोलियां चलाई। वो डॉक्टर डिएब्लो को लगी तो, पर उन्हें कोई असर नहीं हुआ और एक बार फिर वो एडवर्ड की तरफ उसी तरह बढ़ रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल किसी शैतान सा नजर आ रहा था। एडवर्ड घबराहट से पसीने में नहा गया था। उसने अपने आसपास देखा। उसे एक पुराना फ्लावर वास नज़र आया जो मेटल का बना था। उसने पूरी ताकत से वो फ्लावर वास उनके सर की तरफ उछाल दिया। वो फ्लावर वास उनके सर से टकराया। उन्हें तकलीफ़ हुई और फिर भी वो उसी तरह जमे रहे और एडवर्ड का पीछा करते रहे। आखिरकार भागते भागते एडवर्ड एक कमरे में पहुंचा और उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया।
बाहर से डॉक्टर डिएब्लो लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उसने अपने पंजों के भरपूर वार से उस दरवाजे को तोड़ दिया और कुछ ही देर बाद एडवर्ड के सामने थे। एडवर्ड घबराया हुआ था। उसने एक बार फिर से अपनी गन उठाई और उसी गन से कुछ गोलियां डॉक्टर की तरफ दाग दी और डॉक्टर को इससे कोई असर नहीं हुआ। वो एक बार पूरी फुर्ती के साथ फिर से एडवर्ड की तरफ दौड़ा और इस बार एक जोर की आवाज़ हुई, एक ज़ोरदार बंदूक की आवाज़। पर यह गोली एडवर्ड ने नहीं चलाई थी, ये आवाज़ उनके पीछे से आई थी। अचानक ही न जाने क्या चमत्कार हुआ। ये गोली डॉक्टर डिएब्लो को जब लगी, ऐसा लगा मानो उन्हें उस गोली का असर हो गया और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे और कुछ ही देर बाद अपने पुराने रूप में वापस आ गए। वहाँ और कोई नहीं, एलिना की माँ एनाबेल थी। एनाबेल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि वो मैंने तुम दोनों को देखा था। मैं एलिना की कब्र के पास गई थी। मैं खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाई। जब मैं वहां पहुंची तब किसी के कदमों की आवाज़ सुनी मैंने। मैं फौरन घबरा कर एक पेड़ की ओट में छुप गई और जब मैंने देखा तो वो डॉक्टर डिएब्लो थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो वहाँ क्या करने आए थे और उन्हें आखिर कैसे पता था कि एलिना वो उसी की कब्र के पास गए थे। फिर मैंने तुम्हें देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई। ये बंदूक और ये चांदी की गोलियां मैं हमेशा अपने पास रखती थी ताकि कभी ज़रूरत पड़े तुम एलिना को। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई, इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाई। कोई शैतान नहीं रहेगा इस गांव में। कुछ ही देर बाद मैरी भी वहां आ गई। एडवर्ड को कुछ मामूली चोटें आई थी। डॉक्टर डिएब्लो की लाश वहीं पड़ी थी और इस कमरे में अब खामोशी छाई हुई थी। इसके बाद सालों तक उस गांव में कोई शैतान नहीं नज़र आया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।